नमस्कार। चलिए, आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। एक ऐसी दुनिया में जहां से हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन और हमारे समाज की कई जड़ें जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। पर रुकिए, ये कोई बोरिंग हिस्ट्री लेसन नहीं होने वाला। ये तो एक समाज के बदलने की, उसके विकसित होने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि लगभग 900 सालों के लंबे वक्त में कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता आखिर बदलती कैसे है? क्या होता है उसके नियमों का, उसकी सोच का, उसके पूरे ढांचे का? बस इसी सफर पर आज हम साथ निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइमलाइन को समझना जरूरी है। देखिए, इस पूरे वैदिक काल को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल यानी शुरुआती दौर, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल मतलब बाद का समय। ये बंटवारा हमें इस सभ्यता के बदलाव को स्टेप बाय स्टेप समझने में बहुत मदद करे। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं पहले दौर से, यानी ऋग्वैदिक काल से। सोचिए, एक ग्रामीण सभ्यता है, लोग संस्कृत बोल रहे हैं। तो सवाल ये है कि उन्होंने अपना समाज चलाया कैसे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। आइए जरा करीब से देखते हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बड़ा कमाल का था। ये बॉटम अप था, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बना हुआ। सबसे छोटी यूनिट थी कुल, यानी एक परिवार। फिर कई परिवार मिलकर बनाते थे ग्राम। कई ग्रामों से बनता था विश, यानी कबीला। और फिर आता था जन। और हाँ, हर लेवल का एक हेड होता था, जैसे ग्राम का ग्रामीणी और जन का राजा। इससे पता चलता है कि कम्युनिटी मतलब समुदाय ही समाज की असली बुनियाद थी। अच्छा, तो राजा कबीले का लीडर तो था, पर वो कोई तानाशाह नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी मदद के लिए पुरोहित और सेनानी जैसे बड़े अधिकारी होते थे। और सबसे दिलचस्प बात सुनिए, राजा को सलाह देने के लिए दो काउंसिल थीं। सभा, जिसमें बड़े बुजुर्ग होते थे, और समिति, जिसमें आम लोग। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों में महिलाएं भी हिस्सा ले सकती थीं। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी और प्रोग्रेसिव बात थी। अगर हमें उस जमाने की सोच को समझना है तो बस एक शब्द काफी है, गविष्टि। इसका मतलब होता है गायों की खोज। और मजे की बात यह है कि यही शब्द वो लोग युद्ध के लिए इस्तेमाल करते थे। इससे साफ पता चलता है कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि वेल्थ और पावर का सबसे बड़ा सिंबल थी। ज्यादातर लड़ाइयां होती ही मवेशियों के लिए थी। अब आते हैं वैदिक समाज के एक ऐसे हिस्से पर जो बहुत जरूरी भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी, और वो है वर्ण व्यवस्था। ये सिर्फ लोगों को ग्रुप्स में बांटना नहीं था, नहीं, असल में ये वो सिस्टम था जिसमें वक्त के साथ सबसे बड़ा, सबसे गहरा बदलाव आया। तो ये वर्ण व्यवस्था आई कहाँ से? इसकी जड़ें मिलती हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। इसमें एक कहानी है कि कैसे एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से चार वर्ण बने, जैसे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, और इसी तरह बाकी के दो। तो ये श्लोक एक तरह से उस सोशल स्ट्रक्चर की माइथोलॉजिकल बुनियाद है। तो आखिर ये वर्ण शब्द का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है टाइप या क्लास। ये वैदिक समाज को चार बड़े सोशल ग्रुप्स में बांटने का एक तरीका था, बस। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। शुरुआती ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रोफेशन पर आधारित थी। मतलब आपका काम ही आपका वर्ण था। आप अपना काम बदल सकते थे तो आपका वर्ण भी बदल सकता था। सोशल मोबिलिटी थी। लेकिन बाद के वैदिक काल तक आते आते ये सब बदल गया। अब वर्ण आपके जन्म से तय होने लगा और ये सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड यानी कठोर हो गया। चलिए अब जरा पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और लोगों की डेली लाइफ में झांकते हैं। कैसा था उनका परिवार? महिलाओं का क्या रोल था? वो पूजा किसकी करते थे? आइए जानते हैं। समाज तो देखो पेट्रियार्कल ही था। परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे। लेकिन यहाँ एक सरप्राइज है। इन सब के बावजूद महिलाओं की हालत काफी अच्छी थी। न तो चाइल्ड मैरिज थी, न ही पर्दा सिस्टम। विधवाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत थी और उन्हें एजुकेशन का भी हक था। यहाँ तक कि जो महिलाएं जिंदगी भर शादी नहीं करना चाहती थीं, वो भी ऐसा कर सकती थीं। उन्हें अमाजू कहा जाता था। अच्छा, अब बात करते हैं उनके भगवानों की। ऋग्वैदिक काल में लोग नेचर की ताकतों की पूजा करते थे। सबसे बड़े देवता थे इंद्र, गॉड ऑफ वॉर एंड रेन। फिर थे अग्नि, जो इंसानों और देवताओं के बीच के मैसेंजर थे। और थे वरुण, जो कॉस्मिक ऑर्डर यानी दुनिया के नियमों को बनाए रखते थे। उनकी इकोनॉमी का पूरा बेस एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर पर टिका था।
और जैसा हमने पहले भी देखा, गविष्ठी शब्द से गाय सबसे ऊपर थी, इतनी इंपॉर्टेंट कि उसे अघन्या कहा जाता था, जिसका मतलब है जिसे मारा ना जा सके। ये सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं थी, ये उनकी पूरी इकोनॉमी का सेंटर पॉइंट था। तो अब हम अपनी कहानी के दूसरे हिस्से में पहुंच गए हैं, उत्तर वैदिक काल। और ये वो दौर था जब सब कुछ बदलने वाला था, एक ऐसा दौर जिसने भारतीय समाज पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो देखते हैं आखिर बदला क्या क्या। इस दौर में ना बड़े बड़े चेंजेस आए। देवताओं में ही देख लीजिए, इंद्र की जगह अब क्रिएटर गॉड प्रजापति सबसे जरूरी हो गए। समाज में गोत्र सिस्टम शुरू हुआ, जिससे लोग अपनी वंश परंपरा को ट्रेस करने लगे। टेक्नोलॉजी में एक गेम चेंजर आया, लोहा, जिसे श्याम अयस कहते थे। इससे खेती और हथियार दोनों बदल गए। और तो और हमें शहरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल भी पहली बार यहीं देखने को मिलता है, जैसे कौशाम्बी में। और हाँ, ये सिर्फ सामाजिक या तकनीकी बदलावों का दौर नहीं था। इसी दौर में हमारे विशाल वैदिक साहित्य को लिखा और संजोया गया। 4 वेद तो थे ही, साथ में 108 उपनिषद, 18 महापुराण और हमारे 2 महान महाकाव्य महाभारत और रामायण भी इसी दौर की देन है। सोचिए, ज्ञान का कितना बड़ा खजाना है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन मजेदार फैक्ट बताता हूँ। जो महाभारत हम सब जानते हैं, उसका असली शुरुआती नाम जय संहिता था। और ये दुनिया की सबसे लंबी कविता है, सबसे लंबा एपिक पोएम। इस दौर की साहित्यिक ऊंचाई का इससे बड़ा सबूत क्या हो। और इस पूरे दौर की विरासत को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो होगी सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है सत्य की ही जीत होती है। ये लाइन मुंडक उपनिषद से ली गई है और यही लाइन आज हमारे देश का नेशनल मोटो है। ये दिखाता है कि हजारों साल पुराने विचार आज भी कितने जिंदा और कितने रेलेवेंट। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि कैसे 3000 साल पहले के एक समाज का ढांचा, उसका दर्शन, उसकी सच्चाई की खोज आज भी हमारी दुनिया में, हमारी सोच में गूंजती है। ये कनेक्शन कितना गहरा है ना, इस पर जरूर सोचिएगा।